ताऊ राम राम। राम राम बेटा, सत श्री अकाल। ताऊ एक बात बताओ कि परसों है जो किसान दिल्ली की तरफ जा रहे थे लेकिन गिरफ्तार कर लिए। देखिए, सरकार ने अपना करूर चेहरा देश के सामने पेश किया है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि हम लगातार लंबे समय से ये बात सुनते आ रहे हैं सरकार की कि ये जो किसान आते हैं आराम से दिल्ली आएँ, पैदल आएँ, अपनी गाड़ियों से आएँ, ट्रेन पे आएँ, कौन रोकता है इनको। यही बात हम सुनते आ रहे हैं। तो हम यहाँ से ये पैदल जा रहे थे और बहुत एक लिमिटेड संख्या में जा रहे थे, 51 आदमी जा रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 आदमी उनकी सपोर्ट में जा रहा था। इतने ही आदमी जा रहे थे। किसी के पास कोई हथियार नहीं, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, कुछ नहीं है। पीसफुली हम अपना प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे। वो भी हम अपने प्रधानमंत्री को वो बातें बताने जा रहे थे जो हमारे देश के लिए डेंजरस हैं। तो आज ऐसे हालात में जाने वाले किसानों को भी रोकना, एक तो इस बात से ये क्लियर हो गया कि सरकार को प्रॉब्लम हमारे ट्रैक्टर से नहीं है। सरकार को प्रॉब्लम हमारी बसेज, हमारे ट्रकों से नहीं है। वास्तव में सरकार को जो प्रॉब्लम है वो है किसान से। किसान दिल्ली नहीं आना चाहिए। और इतनी कम संख्या में, ये दूसरी बात ये है कि वो तो भाई कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसान बड़ी संख्या में आ जाएं तो वो वहाँ की अव्यवस्था वहाँ फैल जाए। उसको ध्यान में रखते हुए हम तो केवल 150 की संख्या में जा रहे हैं। इसका मतलब 150 भी किसानों के वहाँ पहुँचने से सरकार डर रही है। तो इसका मतलब ये साफ निकल कर आ रहा है कि हमारी सरकार के पास वो हिम्मत नहीं है कि किसानों के सवालों के जवाब दे पाए। एक बात। दूसरी बात, ये जो भारत और अमेरिका ट्रेड डील हमारी सरकार की तरफ से करने का प्रयास किया जा रहा है, जब से ये ट्रेड डील होने की बात होनी शुरू हुई है, हमारे सभी संगठन भी ये पूछ रहे हैं कि सरकार बताए कि क्या हो रहा है, इसमें क्या है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर बार बार सवाल करके ये बात पूछी कि बताओ भाई इसमें क्या कर रहे हो आप, क्या लोगे, क्या दोगे, क्या हो रहा है इस डील के माध्यम से। नहीं बता रहे थे। लेकिन उनके मंत्री, अमेरिका के मंत्री उसी बात का भंडा फोड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं लोगों को कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उनका राष्ट्रपति यहाँ तक बोल रहा है कि अमेरिका को एक बड़ी मार्केट मिल रही है, एग्रीकल्चर की बड़ी मार्केट मिल रही है। एक बात। दूसरी बात, अमेरिका का राष्ट्रपति ये बात कह रहा है कि देखिए अब तक लोगों ने हमारे से कमाई की है, अब हम वहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये बात क्लियर होकर निकल के आ रहे हैं लोगों के अंदर। तो वो सवाल पैदा होंगे ना जो ये बातें निकल कर आ रही हैं कि भाई बताओ। उसके बाद जब इनकी भारत और अमेरिका की एक कलेक्टिव साझी स्टेटमेंट जब बाहर आती है, उससे तो बहुत कुछ फिर निकल कर बाहर आ जाता है। उससे तो ये बात क्लियर हो जाती है कि भारत ये ट्रेड डील जब साइन करता है, तो जब अमेरिका इनको ये कहता है कि हम जो आपके अमेरिका में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, हम उसको कम करके 18% कर देंगे। बट तब करेंगे जब आप इस बात पे सहमति दोगी कि हम तेल रूस से नहीं लेंगे। एक बात। सेकंड, तब करेंगे जब आप इस बात से सहमति दोगे कि हम अमेरिका की आया हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अमेरिका का आया हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उससे बिल्कुल टैक्स ख़त्म कर देंगे। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। कितना बिकना है, कितना नहीं बिकना, वो तो अलग बात है, वो तो है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि आप डीजल वहाँ से लेना बंद करो। मतलब कंडीशन लगाई जा रही है, शर्त लगाई जा रही है। वो भी दूसरी बात इम्पोर्टेंट इसमें बेटा समझने वाली ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो ये कह रहा है कि हम टैक्स कम करके 18% कर देंगे तब जब आप जीरो करोगे। ये भाई ये कैसा व्यापार हुआ कि आपका सामान हमारे पास आए तो हम 0% पे मतलब आपका बिकने दें, और हमारा अगर अमेरिका के अंदर जाए तो आप 18% टैक्स लगाओगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमारी जो व्यापार होगा आपके साथ, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा भारत को। और अगले दूसरी जो बात है इसी के साथ मिलती जुलती कि उन्होंने ये भी कहा
कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइड रेंज में बड़ी संख्या में आएंगे यहाँ पे। और उससे भी आगे जाकर जो आगे उन्होंने बात कहा वो बात का मतलब और भी भलेखा निकाल दिया लोगों का, अंधेरे में नहीं छोड़ा उन्होंने ये कहा कि 500 बिलियन US डॉलर का आप अमेरिकन प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और एनर्जी के लिए आपको 500 बिलियन US डॉलर का सामान खरीदना पड़ेगा 5 साल में। इसके साथ हमारे वाणिज्य मंत्री जी, हमारे भाजपा के नेता ये बताएं, लोगों को बताना जिम्मेदारी नहीं है क्या इनकी, कि जो भी हम सामान खरीदेंगे अमेरिका से वो डॉलर में खरीदना पड़ेगा हमें। क्या आपके पास 500 बिलियन US डॉलर हैं क्या वहाँ से उनसे खरीदने के लिए? पहले हमें उनका डॉलर खरीदना पड़ेगा, उसके बाद फिर सामान खरीदना पड़ेगा। डबल मारनी पड़ेगी देश को क्या? ये इससे भी आगे जाकर और बहुत सारे नुकसान होने वाले। मेरा कहने का मतलब ये था बेटा कि असल आपका सवाल जो था कि ये क्या लग रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। हकीकत ये है कि सरकार हमारी देश के अंदर एक झूठ फैला रही है कि ये ट्रेड डील से तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है, देश को की बड़ी तरक्की होने वाली है, किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। वो जो झूठ फैला रहे हैं, ये किसान अगर दिल्ली पहुंच जाएंगे जंतर मंतर पे, वहाँ पे मीडिया आएगा, वहाँ पे इनको स्टेज पे बोलने का एक वक्त टाइम मिलेगा। जब ये स्टेज पे आकर ये बातें बोलेंगे, मीडिया इनकी बात उठाएगा और वो देश के लोगों के, उन लोगों के कानों में ना चली जाए जिन लोगों का हम नुकसान करना चाह रहे हैं। इस ट्रेड डील के माध्यम से हमारे क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जब बाहर से आएंगे, हमारे देश की इंडस्ट्री प्रभावित नहीं होगी क्या? उन इंडस्ट्री जब प्रभावित होगी वो फेल हो जाएगी। इंडस्ट्री फेल होगी तो इंडस्ट्री में काम करने वाला मजदूर कहाँ जाएगा? उसके भी हाथ से काम छीन जाएगा। ताऊ जी, व्यापार तो पहले भी होते रहे हैं और एक देश से दूसरे देश तो व्यापार तो मतलब वो चलते आ रहे हैं और काम भी नहीं चलता इसके बिना हमारा। देखिए बेटे, व्यापार चलते हैं, व्यापार अपनी मर्जी से होता है ना जी। किसी के ऊपर कंडीशन नहीं डाली जाती कि आप ये करोगे तो आपको ये अलाउ करोगे, नहीं ये करोगे तो हम ये करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हम 50% आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, 60% लगाएंगे, 100% लगाएंगे, भाई अमेरिका के अंदर बेचने के लिए आप इतने उतावले क्यों हो? वर्ल्ड के बहुत सारे और कंट्री खड़े हैं हमारा सामान खरीदने के लिए, वहाँ क्यों नहीं बेचती? अमेरिका के साथ क्या रिश्तेदारी है हमारी? हम अमेरिका के लिए क्यों उनके कायल हुए हैं? उनके नीचे क्यों लग रहे हैं हम? सोचने की बात तो ये है ना जी। व्यापार होता है बेटे, लेकिन व्यापार बराबर होता है। जहाँ उनको ठीक लगता है वो अपना सामान भेजेंगे, जहाँ हमें लगेगा कि हमें वहाँ से नुकसान नहीं होगा, हमें फ़ायदा होगा, वो हम भेजेंगे। जब हमारे देश का, आप इसमें ये बात अंदाज़ा लगाएं कि बाहर से सोयाबीन का तेल आएगा, ये जो कह रहे हैं ना, इनके मतलब लोग आकर चैनलों पे बोल रहे हैं कि ना जी कुछ नहीं होने वाला, एग्रीकल्चर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मुझे बताएं, अगर सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा, हमारा किसान सोयाबीन किस पर्पज़ के लिए पैदा करता है? अगर उसका सोयाबीन का तेल बाहर से आने से उसका सोयाबीन का रेट, उसका दाम कम होगा या नहीं होगा, मुझे बताएं हमारे वाणिज्य मंत्री जी, बताएं हमारे प्रधानमंत्री जी। जो मक्का का रेजिड्यूज बाहर से आएगा हमारे पशुओं की खुराक के लिए, हमारे पोल्ट्री के लिए, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश का मक्का का किसान है उसके ऊपर वो इफेक्ट पाएगा कि नहीं पाएगा? हमारे किसान के मक्का से अगर मान लीजिए कि आप उससे इथेनॉल तो निकाल लोगे, ठीक बात है, मान लिया, लेकिन उसका रेजिड्यूज नहीं बिक पाएगा। तो रेजिड्यूज ना बिकने के कारण क्या उसकी फसल का दाम गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। ये बताएं हमारे प्रधानमंत्री जी, जो ये झूठ बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर को कहीं पे कोई नुकसान होने वाला नहीं। ये जो कह रहे हैं ज्वार बाहर से आएगा, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। कुछ वस्तुओं को तो बेटे उसमें नाम लिखे हैं, बाकी आगे जाकर उसमें ये लिख दिया अन्य पदार्थ, प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स। अदर में क्या आ सकता है? कुछ भी ला सकते हैं। और उससे भी आगे जाकर जो हमारे लोगों को समझ नहीं पड़ रही बात,
एग्रीकल्चर को कैसे इसका और भी नुकसान होने वाला है। उन्होंने ये कहा कि शराब बाहर से मंगवाएंगे। क्या हमारे देश के किसान जो अंगूर की खेती करते हैं, कितने परसेंट उनका अंगूर शराब के लिए इस्तेमाल होता है? कितने परसेंट हमारा गन्ना के उत्पादक किसान का गन्ना शराब के लिए यूज़ किया जाता है? कितना गेहूं यूज़ किया जाता है? कितना सेब यूज़ किया जाता है? कितना उसमें जौ की खेती करने वालों को कितना फ़ायदा होता है उसकी, वो शराब के लिए। अगर शराब बाहर से आएगी, ये हमारे किसानों का इस फसल जो शराब के लिए यूज़ होती है उसके लिए रास्ता बंद हो गया, तो उसका रेट दाम गिरेगा या नहीं गिरेगा? सो ये सभी बातें और वहाँ जाकर ये लोग रखेंगे तो फिर सरकार को बुखार हो रहा है वहाँ से। इस बात से डर लग रहा है कि अगर वो बात करेंगे तो फिर आप भी उनसे पूछने के लिए जाओगे, बताओ भाई वो तो ये कह रहे हैं। तो इन बातों का, ये झूठ का उनका जो उनके ऊपर नकाब डाल रखा उन्होंने, वो उतारेगा। और इसी बात से उनको डर लग रहा है, इसी कारण उन्होंने यहाँ किसानों को रोक रखा है। ताऊ जी, किसान जा रहे हैं दिल्ली बात करने के लिए ट्रेड डील पे, तो ये जो आप सारी बातें बता रहे हो ट्रेड डील पे, तो किसान क्या चाहता है कि इसमें सुधार किया जाए या कैंसिल की जाए ये ट्रेड डील? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये ट्रेड डील बेटे किसान की नहीं है, किसान के लिए नहीं है केवल। अगर इसको और गंभीरता से देखोगे, पूरे देश को मार मिटाने वाली है ये। ट्रेड डील के बारे में अगर बात करें तो उसमें ये लिखा गया है कि 500 बिलियन US डॉलर का जो सामान बाहर से आएगा उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी तो आएंगे, हमारी इंडस्ट्री भी प्रभावित होगी। सेकंड बात, 500 बिलियन US डॉलर जब अमेरिका जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी या नहीं डगमगाएगी? ये मुझे जवाब दें हमारे प्रधानमंत्री जी। आराम से बैठने से बात नहीं बनेगी ना। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि खैर चलो आप कर रहे हो, उसको हम छोड़ देते हैं एक साइड पे। खेती अफेक्टेड होगी, बाहर से आएगा सामान, हमारे किसान को यहाँ पे 10-12 हज़ार रुपया पर साल सब्सिडी मिल रही है। वहाँ के किसान को 65 लाख से लेकर 80-82 लाख की हर साल पर फार्मर सब्सिडी दी जा रही है। क्या उस किसान का मुकाबला हमारा किसान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमारा किसान तो लड़ रहा है कि हमें रेट दो, उनको तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कई गुना ज़्यादा दे दिया सब्सिडी के रूप में। उनका तो झंझट खत्म हो गया। वहाँ से लाकर, जैसे लगातार सरकारें कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। पीछे आपने देखा रिलायंस का जियो का सिम आया था, उन्होंने फ़ोन भी दिया साथ, उन्होंने वो दूसरा पैक भी दिया साथ और फ्री में दिया। और जब वो दूसरों के घुटने टिकवा लिए तब उन्होंने पैसे अपनी मनमर्जी से लेने शुरू किए। हुआ ना हमारे साथ। बिल्कुल। अपने कंपटीटर को मारने के लिए वो अमेरिका वहाँ से फ्री में अनाज यहाँ ला सकता है। पहले भारत जब टैरिफ लगाने की भारत की सरकार को पावर थी इसके हाथ में, तब ये गेहूं के ऊपर 40% टैक्स लगाया करती थी। अब 40% टैक्स लगाने का मतलब ये होता है कि जो बाहर से आने वाली फसलें हैं, जो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट हैं, उनका जो रेट है वो उससे बराबर कर लिया जाए जो हमारे देश के अंदर किसान की फसल का रेट उसको उस भाव पे पड़ रहा है। तो वो 40% लगाकर बराबर आता था। अगर वो 40% अब निकल जाएगा तो अपने आप 40% रेट गिरेगा। जब 40% रेट गिरेगा तो क्या किसान इस खेतों में फसल पैदा कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। किसान की मजबूरी बन जाएगी खेती छोड़ना। और ये जो हमारे देश का किसान अब खेती कर रहा है, ये खेती छोड़ना उसकी जब मजबूरी बनेगी, जो मैंने आपके सवाल का जवाब था कि किसान को क्या रहा, मैंने कहा था कि किसान को नहीं है, ये सभी लोगों, ये सब उन लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है। जब किसान पिट जाएगा, किसान मर जाएगा, ये अनाज पैदा नहीं कर पाएगा, तो आपको अनाज वो खाना पड़ेगा जो अमेरिका से आता है, जो वो खिलाना चाह रहे हैं। और जो वो खिलाना चाह रहे हैं वो फिर
जीएम खिलाना चाह रहे हैं। अमेरिका से जितना भी फूड आएगा वो जीएम आएगा। और मैं और इसको बारीकी से आपको एक छोटी सी बात एक ध्यान में ला दूं। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सोयाबीन है वो 96% सोयाबीन अमेरिका के अंदर जो पैदा किया जाता है वो जीएम है। और ऐसे ही जो मक्का पैदा किया जाता है 93% मक्का जीएम पैदा किया जाता है। ताऊ जी, जो आप ये बता रहे हो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा खोल के बताओ देसी भाषा में। देखिए, जो जीएम की बात है, सबसे पहले सबसे खतरनाक बात ये है जीएम के बारे में। तो यहाँ तक है, इन्होंने बहुत बदमाशी की जा रही है। अब जब हम इसके जीएम के ऊपर बोलना शुरू किया, बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं, तो गूगल के ऊपर जब इनका पहले आता था वो ये आता था कि अगर आप लगातार जीएम फूड खाते रहोगे तो नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी आएगी वो आपके बच्चों का डीएनए चेंज हो जाएगा। ये बात उसमें लिखी है। ताऊ जी, ये जीएम फूड है क्या? हाँ, देखिए, पहली जो जीएम की बात हम कर रहे हैं, जो आपका सवाल है कि ये जीएम फूड है क्या। जीएम फूड ये कहीं खेत में तैयार नहीं किया जाता। एक तो ये होता है कि इस नस्ल का बूटा, दूसरा इस नस्ल का बूटा, उनकी क्रॉस पोलिनेशन करवा दी, वो नया बीज बन गया। वो नहीं है, ये बीज वहाँ नहीं होता, खेत में तैयार नहीं होता, ये लैब के अंदर तैयार किया जाता है। और इसमें किया क्या जाता है, इसमें बहुत गलत काम किया जाता है, कुदरत के बिल्कुल खिलाफ जाकर किया जाता है। कुदरत का नियम है कि अंडज जेरे सेतज उत्पज, ये 4 खानियों में पूरा मतलब सिस्टम बांटा हुआ है। एक में वो जो माँ की कोख से पैदा होता है, दूसरा जो अंडा से पैदा होता है, तीसरा जो ये वनस्पति जो पेड़ बूटे हमारी फसलें उत्पज पैदा होती हैं, और चौथी जो हुम्मस से, मुड़के से, पसीने से पैदा होते हैं, वो जीवों की बात करी गई है। किसी एक दूसरे के साथ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ये ऊपर वाले का नियम है। और इन्होंने क्या कर दिया, देखिए, टमाटर है उत्पज वाली फसल जो खेत में उगाया जाता है, और मछली है अंडज वाली खानी। मछली का जीन टमाटर में इन्होंने मिला दिया। अगर टमाटर में मछली का जीन मिला दिया तो उसमें सीधा सीधा मछली का प्रभाव आ गया। तो जो आदमी अब वो टमाटर खाएंगे, इसका मतलब वो उसके साथ साथ मछली भी खा रहे हैं। अगर टमाटर के अंदर मछली डाली जा सकती है, क्या गेहूं के अंदर गाय का जीन नहीं डाला जा सकता? मैं पूछना चाह रहा हूं इनसे। कुछ भी कर सकते हैं। अगर गेहूं के अंदर क्या सुअर का जीन नहीं डाला जा सकता? हमारे बढ़िया 2 कम्युनिटी के लोग, हम तो, हमारे जो सिख भाई है वो तो ना गाय को भी उतना ही सम्मान देंगे, सभी को भी उतना, हमारे लिए वो बात नहीं है। लेकिन हमारी जो हिंदू कम्युनिटी के भाई हैं उनके लिए गाय तो उनकी माँ के बराबर है, और मुस्लिम भाइयों के लिए सुअर मतलब सत्कार योग्य जानवर है। तो अगर इन दोनों का गेहूं के अंदर जीन डाल दिया जाता है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट तरीके से मुसलमान भाइयों को ये खाने के लिए, सुअर खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इधर वाले भाइयों को गाय खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये कितनी गलत मतलब नीति पे उतरे हुए हैं ये लोग। और इससे आगे जाकर बेटे मैं और बात बताता हूँ आपको। जीएम आपने सुना होगा, कहीं पे भी आपने इस बात के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, पता नहीं चलता। एक बात ऐसे आपको मिला होगा कि एक जी बेर है, बेरी का बेर बन लगता है, उसमें मतलब बीच वाली गुठली नहीं होती। सेब आ गए हैं, उनमें गुठली नहीं होती। नए वे लगा दिए हैं, आ रहे हैं ना, नए सीड आ रहे हैं। वो जितने हैं वो सब के सब बूटे जो पैदा हुए, जिसके ऊपर वो बेर लग रहा है, जिसके ऊपर सेब लग रहा है, जिसके ऊपर वो किन्नू लग रहा है, जो सीडलेस है, वो लग तो पहले तो किसी सीड से आए हैं ना। हाँ बिल्कुल। अब वो जो सीड दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, उसमें सीड नहीं है। इसका मतलब उसके फल से आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, उसके फल से आगे आपकी जनरेशन बंद। मतलब बीज नहीं होगा तो फिर पौधा उगेगा कैसे? पौधा के कैसे? अगर वो खाएंगे, और सवाल ये है कि अगर वो लगातार हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो प्रभाव आएगा,
और आने वाले समय में और इसमें गूगल में लिखा हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, इसके ऊपर स्पष्ट लिखा, पशुओं के बारे में उन्होंने लिखा कि जो भी पशु जीएम क्रॉप का रेजिड्यूज खाएंगे, जैसे खल खाते हैं, सरसों की खल खाते हैं, या मतलब मक्का का रेजिड्यूज खाएंगे जीएम का, वो उनकी आगे प्रजनन क्रिया खत्म हो जाएगी, लिखा हुआ है इसके में। तो फिर क्या आदमी के ऊपर ये दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? और मैं क्यों ना ये बात कहूँ कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो प्रोग्राम है वो लागू किया जा रहा है, जो ये चाह रहा है कि वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन को कम करना है, लोगों को कम करना किसी भी तरीके से, चाहे वो मार के किया जाए, चाहे वो आगे अपनी पॉपुलेशन ना पैदा कर पाएँ, किसी ना किसी तरीके पे ये काम उसके ऊपर हो रहा है। और हमारी सरकार अंधी होकर अक्खा बंद करके ये ऐसा डील करे। मैं जो आपका सवाल था बेटे, कि आपने सवाल किया था कि किसानों के ऊपर क्या, केवल किसानों के लिए नहीं है, ये तो पूरे देश को बर्बाद करने वाला, हर उस व्यक्ति को बर्बाद करने वाला ये समझौता करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पूरे देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है। और बहुत ख़तरनाक समझौता है ये, देश पूरी तरह एकदम बर्बाद हो जाएगा, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी से, ये बताएं मुझे, हमारे पास कितना एसेट है? जितना हमारे पास एसेट है, आप 500 बिलियन यूएस डॉलर का हमारे पास एसेट है क्या? अगर 500 यूएस बिलियन डॉलर का आप वहाँ का सामान खरीदोगे तो पैसा सारा उधर चला जाएगा ना। थोड़े दिन पहले जब जंग चल रही थी अमेरिका और ईरान की, हमारा प्रधानमंत्री लोगों को ये बोल रहा था, आप गाड़ी में मत चलाएं, आप रसोई गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, आप एडिबल ऑयल प्लीज़ कम यूज कीजिए, हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, हमारा पैसा बाहर जाएगा, ये बोल रहे थे ना, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब वो 500 बिलियन यूएस डॉलर का सौदा कर रहे हो कि हम खरीदेंगे क्या? अब हमारी अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाएगी? इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये क्या फैसले किए जा रहे हैं? लोगों को इस बात के सवाल पूछने चाहिए। मैं आम लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, हम ये सवाल पूछने आ रहे हैं, हमें यहाँ पे रोक रखा है। आप वो लोग सभी, मैं सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई ये जो बात मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी ने किसी को किसी बात के ऊपर कोई शंका है तो वो मेरे से बात कर लें, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास आ जाओ, मुझे कहीं भी बुला लो, अगर इनसे अनुमति लो, हम जहाँ बोलोगे वहाँ हम आ जाएंगे। और आप इनसे पूछो तो सही, आप देश को बर्बाद क्यों कर रहे हो? आने वाली नस्लों के दुश्मन क्यों बन रहे हो? आप देश का सारा सरमाया अमेरिका को देने के लिए क्यों इतने तत्पर हो? आप पूछो तो सही इनसे। तो ताऊ जी, सरकार क्यों चाहती है फिर ये ट्रेड डील हो? बेटे बात ये है, अब और मैं बता देता हूँ आपको। एक कोई प्रोफेसर लड़की है, वो बार बार अब तो बोल रही है, इंटरव्यूज़ दे रही है। पहले वो मोदी जी की खैर ख्वाह हुआ करती थी, मैं मोदी जी के बारे में बहुत बोलती थी, मेरे दिमाग में उसका नाम नहीं आ रहा। अब वो ये कह रही है कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले 32-33 बार हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए। वो लड़की बोल रही है, वो क्या लेने गए भाई अमेरिका? उनके साथ क्या रिश्ता था उनका? और उससे पीछे ले चलता हूँ मैं। देखिए, जब 1999 में हिंदी में क्या, किस तरीके से आप उसको बताओगे, मैं मोटा मोटा 1989 में जब भारत के ऊपर ये एक प्रेशर डाला जा रहा था कि आप उस समय भी एक ट्रेड डील की बात हो रही थी, उसको गैट समझौता बोला जा रहा था, उसको डंकल तजवीज़ें भी बोला जा रहा था, बाद में उसका नाम WTO पड़ गया। तो उस समय हमारा एक समझदार ऑफिसर वो इसके ऊपर स्टैंड ले रहा था कि ये बहुत ख़तरनाक है, देश को फिर से गुलाम कर देगा, इसके ऊपर साइन नहीं करने चाहिए हमें। उसके कहने पर एक कमेटी बन जाती है, इंद्रकार कुमार गुजराल उस समय के MP थे, और उनकी अध्यक्षता के अंदर वो कमेटी बनती है। वो कमेटी भी रिपोर्ट दे देती है कि हमारे लिए डेंजरस है, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर साइन नहीं करने चाहिए। तो आगे बड़ी इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है, तो उससे आपको आभास हो जाएगा कि अब क्यों हो रहा है। उस समय वर्ल्ड बैंक से एक लेटर आता है
भारत सरकार को। उस लेटर में ये कहा जाता है कि आप ये जो एसपी शुक्ला नाम का आपका अधिकारी बैठा है, इसको इस पद से हटाएं और इस पद पे आप अनवर उल हुड्डा को अपॉइंट करें। और भारत सरकार वही कर देती है। तो फिर सरकार कौन चला रहा था? वो चला रहे थे। जो तब से सरकार वो चला रहे हैं, अब ये थोड़ी सरकार चला रहे हैं। जिन लोगों की कृपा से इनकी सरकार बनी है, उन्हीं, ये तो एक ड्राइवर हैं, रिमोट वहाँ है, जिधर कह रहे गाड़ी को मोड़ दे रहे हैं, उधर को गाड़ी को मोड़ने जा रहे हैं। देश बेचने के लिए वो बोल रहा है। ये ज़बरदस्ती लोगों को पीट कर मार कर। देखिए, मैं वहीं पर फिर मेरी बात आती है, ये 51 आदमी हैं, इन 51 आदमियों से डर क्यों लग रहा है? ये तो बताएं। सिर्फ इसी बात से डर लग रहा है कि ये 51 आदमी नहीं है, 51 बम हैं। एक एक आदमी यहाँ आएगा, आकर ये बातें बोलेगा, ये हमारे मतलब अंदर के भेद खोलेगा, तो हमें लोग मतलब पीटेंगे, लोग मारेंगे हमें। तो इसी वजह से हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। तो आपने जो सवाल किया था कि ये क्यों कर रहे हैं, उसकी मेन वजह ये है। ताऊ जी, पता है जब ट्रेड डील के बारे में बात चलती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो किसान है ही नहीं, असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने के लिए वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो बात कह रहे हैं लोग, देखिए, अगर हम पहले बैठे तब भी हम किसान नहीं थे। अब तो हम एक लिमिटेड संख्या में बैठे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग यहाँ के गांव के आस पड़ोस के लोग हमें खाना यहाँ दे रहे हैं, तो उनसे पूछो कि ये किसान है या कौन है बैठे। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको बेटे, ये मेरा निवेदन है आपको, आप एक एक किसान के हाथ चेक कीजिए। आपको कम से कम, मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये तो हम आपके चैनल के माध्यम से तो ये बात निकल जाकर जानी चाहिए ना। अगर ये बाबू लोग हों, अगर ये पॉलिटिकल लोग हों, इनके हाथ भी सॉफ्ट हों, लड़कियों जैसे हों। किसानों के तो काम करने वाले मिले। अगर आपको इनके हाथ मैं चाहता हूँ दिखाओ, आप लोगों को पता चले कि इनके हाथ कैसे हैं। वो पता चल जाएगा कि ये खेती करने वाले लोग हैं या मतलब ये पॉलिटिकल लोग हैं। ये सब मतलब सभी सरकारों का, और सरकारों के जो गांव-गांव में भी उनके फिट करके पुर्जे बिठाए हुए हैं, वो अब उन्हीं का प्रचार करने के लिए उन्हीं का प्रचार करते हैं वो लोग, और आंदोलनकारियों को इसी तरीके से बदनाम करने का काम करते हैं। आपने पहले देखा, अब पूरा देश ये कह रहा है कि वो 20-21 का आंदोलन किसान आंदोलन, यही बात हो रही है ना, किसान आंदोलन। लेकिन सरकार तो उस समय भी ये कह रही थी कि ये तो कांग्रेस के आदमी हैं, ये तो आप वालों के आदमी हैं, ये तो हमारे है ही नहीं, ये तो मतलब वो जो दलालों के आदमी हैं, हम उन दलालों को, हम उन आड़तियों को बाहर निकालना चाह रहे हैं, ये उन्हीं के बिठाए हुए आदमी हैं, बोल रहे थे ना। हमने सुना और आपने भी सुना, और अब भी वही बात बोल रहे हैं। आंदोलनकारियों के लिए ये हमेशा ऐसे ही बोलते हैं और बोलते रहेंगे। कभी हमें कांग्रेसी बोलेंगे, कभी हमें आम आदमी। जब हम आम आदमी वालों के खिलाफ बोलेंगे, वो कहेंगे इनको ये तो कांग्रेस ने बिठाए हैं। जब हम कांग्रेस के बारे खिलाफ बोलेंगे तो ये बोलेंगे आम वालों ने बिठाए हैं। जब उनके खिलाफ बोलेंगे तो फिर कहेंगे ये बीजेपी वालों ने बिठाए हैं। अरे भाई, सभी फैसला तो कर लो, हम हैं किसके? जिसके भी खिलाफ बोलते हैं वो दूसरे के ऊपर, मतलब हमें दूसरे के साथ हमारा लिंक जोड़ देता है। ये इनका मतलब नॉर्मल है आंदोलनकारियों को बदनाम करने का तरीका। ताऊ जी, आपने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आगे भी लड़ते आ रहे हो, आपकी जो उम्र है वो भी काफ़ी होगी है, तो अपने एक्सपीरियंस से आप क्या कहना चाहोगे कि जिससे लोगों को पता चले कि सरकार की मंशा क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, आज हर व्यक्ति के हाथ में ये बड़ा फ़ोन है। बिल्कुल, गूगल चल रहा है और बहुत सारे साधन हैं इन्फॉर्मेशन निकालने का। मैं सभी लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक तो ये जो कर रहे हैं, इसके ऊपर सर्च जरूर कीजिए कि जो ट्रेड डील होने जा रही है, क्या वो ट्रेड डील जो हम बोल रहे हैं आपको पता चले
कि वो ट्रेड डील क्या सच में एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाली है। व्यापारी भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, वो ज़रूर इस बात के ऊपर मेहनत करें। हमारे जो मजदूर बच्चे हैं, भाई हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाइयों आप सुनिए, ये केवल किसानों और व्यापारियों की बात नहीं है। जिन लोगों के पास भोजन खाना है, बाज़ार से लेकर अपना खुद का भोजन नहीं पैदा कर सकते, उन सब के लिए ये लड़ाई लड़ने का वक्त है। वो सब बाहर निकले, मैदान में आएँ, क्योंकि हमारे लिए तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ में से 2 कनाल या 1 कनाल, 1 कनाल में भी हम गेहूँ बीज लें तो हमारे बच्चों के लिए 10-12 मन गेहूँ हो जाएगी, हम अपने परिवार को साल भर खिला देंगे। 1 कनाल के अंदर हम गन्ना बीज लें, हमारे परिवार के लिए हमें शुगर लेने की ज़रूरत नहीं है, गुड़ चीनी हमारे घर में पैदा हो जाएगी। 1 कनाल में अगर हम सभी प्रकार की दालें बीज लें, दालें 1 साल के लिए हमारे लिए पूरी हो जाएंगी। मसाले 1 कनाल में बीज लें, हमारे लिए मसाले पूरे हो जाएंगे। सब्जी के लिए रख लें 1 कनाल, सभी मौसमों की सब्जी हम पैदा करके 1 कनाल में से खा सकते हैं। फ्रूट के बूटे लगा लें हम, तो पूरे के पूरे परिवार को हम आराम से फ्रूट खिला सकते हैं। बाज़ार जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है हमें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोचें, हमारे पास 2 एकड़ वाले के पास 1 एकड़ तो इधर यूटिलाइज हो गया। 1 एकड़ के लिए हम उसमें जंगल लगा देंगे, लकड़ी के पेड़ लगा देंगे, जब होगी तब बेचकर अपना पेट भर खा लेंगे। उसमें हम अपने हर 1 एकड़ के पीछे अगर हम 5 गायें भी छोड़ दें, वो पूरा दिन उसमें घास तो चुगती रहें, वहीं से पानी पी लें और उनको शाम को दूध निकाल लें, सुबह दूध निकाल लें। जितना हमारा परिवार पी ले, बाकी सारे का सारा दूध रिड़क के घी बनाएं, और वो ऑर्गेनिक घी आपका मैं दावे से बात करता हूँ, जैसे ये कर रहे हैं, हमारे किसानों का 1500 रुपये पर केजी घी बिकेगा। अगर डेली 2 किलो घी भी हमारा परिवार तैयार कर ले, 2 किलो डेली, तो हमारे लिए तो 3000 का हो गया एक दिन में, 90,000 का हमारे महीने की इनकम होगी। और लकड़ी की अलग से लेंगे, कुछ करना नहीं है, कुछ उनको डालना नहीं है, हमारे लिए रास्ता है। लेकिन उन भाइयों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिन्होंने बाज़ार से लेकर खाना है, ये लड़ाई उनकी है। हमारे लिए तो ये प्रभाव पड़ेगा, ऐसे नहीं मैं कह रहा कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे जब बाहर से सस्ता अनाज आएगा, हमारी फसल का रेट गिरेगा और उसकी वजह से हमारे सर पे कर्ज चढ़ेगा, हम फसल नहीं पैदा कर पाएंगे, वो तो प्रभाव हमारे पर भी पड़ेगा। लेकिन मजबूरी में जब हम खेती करना छोड़ देंगे तब क्या होगा, उसके बारे में उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है। उन सबको मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस मूवमेंट का साथ दीजिए, इस मूवमेंट के सहयोगी बने। जिस भी तरीके से आप प्रधानमंत्री, मैं नहीं बोलता कि आप यहाँ सड़क पे आकर बैठ जाओ, अरे यार भाई, अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री को ये तो पूछो कि प्रधानमंत्री जी आप ये डील क्यों कर रहे हो जब देश को डुबोने वाली है। नहीं तो आप आइए ना, एक बार खुली डिबेट में आ जाओ, लोगों के पास सामने बात आ जाएगी, हम क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हो, पब्लिक के सामने तो बात आए। वो लोगों के हाथ में पावर होती है। जो हम करना चाहते थे, कर सकते थे, वो हम कर रहे हैं। जो लोगों का काम है वो लोग करें, तो मेरा ख्याल है सरकार को हम इस डील से पीछे हटने के लिए मजबूर कर लेंगे।